नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल में आप सभी का स्वागत है। शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आज की सबसे बड़ी खबर पर दंगल शुरू करेंगे। और दंगल में आज का मुद्दा कानपुर में हुई हिंसा के कारणों और मकसद को लेकर है। कानपुर में 3 जून को क्यों अचानक लोग पत्थरबाजी और आगजनी करने लग गए, ये सवाल इस वक्त कायम हो रहा है। पत्थरबाजी और आगजनी की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। कैसे पेट्रोल पंप से बोतलों में पेट्रोल लाकर आगजनी की गई, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर से अचानक पत्थर बरसने लगे, और कैसे कानपुर के उपद्रव को लेकर दुनिया के 57 इस्लामिक देश भारत में इस्लामोफोबिया पर अफवाह फैलाने लगते हैं, और कैसे एक निजी दलीय बयान को भारत सरकार का रुख बताकर दुनिया के इस्लामिक देश सेक्युलर इंडिया पर उंगली उठाने की कोशिश करने लगते हैं। ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले कानपुर के उपद्रव और उसके बाद के घटनाक्रमों पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। शुक्रवार 3 जून को कानपुर की सड़कों पर जो उपद्रव हुआ, जो पथराव हुए और जो आगजनी हुई, इस साजिश की परतों का एक एक करके खुलासा होता जा रहा है। ये वो 40 चेहरे हैं जिनके ऊपर 3 जून को कानपुर की सड़क पर उपद्रव करने की आशंका है। ये वो चेहरे हैं जिन पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश का आरोप है। ये वो 40 चेहरे हैं जिन पर सोशल मीडिया के जरिए की गई साजिश का हिस्सा बनने का आरोप है। यूपी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए इन संदिग्धों की पहचान शुरू की और अब ये पकड़े भी जा रहे हैं। पुलिस ने अब तक 4 एफआईआर दर्ज की और 38 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उपद्रव की जांच कर रही एजेंसियों को अब तक जो बड़े सुराग मिले हैं, उसमें जांच की दिशा सोची समझी साजिश के तहत किए गए उपद्रव की ओर जा रही है। पुलिस ने अब तक मिले सबूतों में जिन लोगों को वारदात का मुख्य आरोपी माना है, उनमें पीएफआई का लिंक सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता का भी लिंक सामने आया है। पेट्रोल पंप से बोतलों में पेट्रोल लाकर आगजनी का खुलासा हुआ है। कानपुर में 3 जून की बंदी और उपद्रव की वारदात की जांच के सिलसिले में पुलिस ने जिस जावेद खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, वो जावेद खान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कानपुर में संस्थापक सदस्य बताया जाता है, जो कानपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। शायद यही वजह है कि ओवैसी कानपुर में चल रही कानूनी कार्रवाई से भड़के हुए दिखते हैं। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं एफआईआर रजिस्टर कराने के, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते, जहां पर 34 मुसलमानों पर एनएसए लग गया, और आपकी स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठी है, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा। ऐसा है ना कि दिल में गोट से जबान पे गांधी। कानपुर में उपद्रव क्या प्रायोजित था? जांच में इसकी आशंका इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि पुलिस ने जिस जफर हयात हाशमी नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, उसकी पड़ताल में पीएफआई के छात्र संगठन सीएफआई के दस्तावेज और सोशल मीडिया पर तमाम आपत्तिजनक चैट्स और मैसेजेस मिले हैं। हालांकि पुलिस ने 8 और सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ भी मुकदमा दाखिल किया है। इन 8 लोगों पर सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ पोस्ट करके कानून व्यवस्था की हालत बिगाड़ने और आपसी वैमनस्य फैलाने की कोशिश करने का आरोप है। ये प्रक्रिया लगातार जारी है। हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ताकि इस केस में उन सभी लोगों को हम गिरफ्तार करके इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जा सकें। कानपुर में अचानक शुरू हुए उपद्रव में बोतल बम का इस्तेमाल कैसे और किस साजिश में किया गया, इसका खुलासा पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज से हुआ है, जिसमें लोग बोतलों से पेट्रोल लेकर जाते दिख रहे हैं और फिर उसी पेट्रोल का इस्तेमाल आगजनी में हुआ है। पुलिस ने अब वो पेट्रोल पंप भी सील कर दिया है। कानपुर के बेकनगंज से सटा हुआ ये इलाका है, डिप्टी पड़ाव इस इलाके को कहते हैं, जहां के रामलाल एंड सन्स ये पेट्रोल पंप है, जहां के सीसीटीवी फुटेज में साफ हुआ कि यहां से बोतल में पेट्रोल दिया जा रहा था, जिसके बाद अब इस पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। ये अपने आप में ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा हुआ है कि पेट्रोल बोतल में नहीं मिलेगा, लेकिन जो सीसीटीवी आया उसमें साफ तौर पर जो बलवाई थे या जो संदिग्ध थे उनको बोतलों में पेट्रोल दिया जा रहा था। उपद्रव के 3 दिन बाद
फोरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके से सबूत जुटाने में लगे हुए हैं। जांच एजेंसियां ये पता कर रही हैं कि उपद्रव के पीछे क्या क्या साजिश हो सकती है। हमने सभी सीसीटीवी फुटेजेस के फीड लिए हैं और उन फीड्स को एनालाइज किया है। साथ में हमने हमारे तमाम मीडिया हाउसेस के भी फीड हमने लिए हैं और हमने उसको भी एनालाइज किया है, हमने उसको भी देखा है। तो ये विभिन्न माध्यमों से प्राप्त फीड को एनालाइज करके जो फोटोग्राफ्स हमने डेवलप किए हैं, उन फोटोग्राफ्स की पहली खेप 40 लोगों की हमने आज जारी की है। कानपुर के उपद्रव के पीछे किसकी साजिश थी, इसका खुलासा यूपी पुलिस करेगी, लेकिन इस उपद्रव के कारणों को लेकर देश विदेश तक असर हुआ है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर इस्लामिक देशों की संस्था ओआईसी ने आपत्ति जताई है। कतर, कुवैत, सऊदी अरब और ईरान तो छोड़िए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों ने भी आपत्ति जताई है। हालांकि भारत ने इस्लामिक देशों की ओर से सेकुलर इंडिया को दिए जा रहे भाषण को सिरे से खारिज किया है और ओआईसी जैसी संस्था के रुख को बेहद अफसोसनाक, गलत मंशा से अफवाह फैलाने वाला बताया है। कानपुर से संतोष शर्मा और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर को दहलाने की साजिश जिस किसी की ओर से रची गई है, ऐसे 40 चेहरे को बेनकाब करते हुए उनके पोस्टर जारी किए गए हैं। ऐसे मुद्दे को लेकर दंगल में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। राहुल गांधी की ओर से इसे मुद्दे को लेकर एक टिप्पणी की गई है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की ओर से लिखा गया है कि अंदर से विभाजित भारत बाहरी रूप से कमजोर हो जाता है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि अंदर से विभाजित भारत बाहरी रूप से कमजोर हो जाता है। बीजेपी के शर्मनाक कट्टरता ने न केवल हमें अलग थलग कर दिया है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को भी नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी की ये टिप्पणी इस्लामिक मुल्कों के विरोध के बाद सामने आई है। आपको याद दिला दें कि कानपुर में हुए उपद्रव के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की ओर से अफवाह फैलाई गई थी। भारत सरकार ने ओआईसी के रुख की घोर निंदा भी की है, लेकिन अब ओआईसी के मुल्कों के रुख को लेकर राहुल गांधी की ओर से ये बड़ी टिप्पणी सामने आई है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी का क्या मतलब है? क्या भारत सचमुच इतना कमजोर हो गया है कि पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया? क्या 57 इस्लामिक मुल्कों की अफवाह इतनी ताकतवर है कि भारत जैसे सेकुलर देश की साख को नुकसान पहुंचा है? इन तमाम सवालों पर आज दंगल में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। साध्वी प्राची जी, नेशनल प्रेसिडेंट भगवा क्रांति सेना की हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में। साध्वी अन्नपूर्णा, आप जनरल सेक्रेटरी हैं हिंदू महासभा के, हमारे साथ मौजूद हैं। सुजाता पांडे, पॉलिटिकल एनालिस्ट और आरएसएस की जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमैया राणा, आप स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, कुछ ही देर में नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, स्पोक्स पर्सन AIMIM के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, और कुछ ही देर में महंत हनुमानगढ़ी के राजूदास जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले AIMIM से ही शुरुआत करते हुए डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, एक तो सर्टिफिकेट देने आप लोग बहुत जल्दी बैठ जाते हैं, लेकिन कानपुर के 40 दंगाइयों की तस्वीर अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस की ओर से देश के सामने रखी गई है उनकी धरपकड़ के लिए, तो इतना दर्द क्यों हो रहा है अब्दुल मन्नान साहब? चूंकि आपका भी एक नेता आरोपी है पूरे मामले में, उनका भी नाम सामने आ रहा है, इस वजह से बेचैनी ज्यादा है? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। आपका ऑडियो म्यूट है, आप स्क्रीन पे प्लीज अनम्यूट कर ले अपने आप को, ताकि आपकी आवाज सुनाई दे सके। बोलिए बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी बोले। आ रही है? हेलो, आ रही है आपकी आवाज, जवाब दीजिए। हाँ, 3 दिन से आप लोग एक वर्ग विशेष को पकड़कर और उसमें ढूंढ रहे हो कि कौन MIM का है, कौन PFI का है, कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का है। और दूसरी तरफ आप नहीं देख रहे हो, जो 26 नाम हमने पढ़े हैं उसमें सारे के सारे एक संप्रदाय विशेष के लोगों का नामजद किया है पुलिस ने। और पुलिस के अंदर में, पुलिस के प्रोटेक्शन में जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनका नाम कहीं रिपोर्ट में नहीं दिखाया जा रहा। जो छतों से पत्थरबाजी हो रही थी उन छतों का नामजद आपने कभी नहीं किया है। अरे ये 40 चेहरे वही हैं, 40 चेहरे वही हैं। अब इनके बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, न सिर्फ कानपुर में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में
कि कोई भी इनको बचाने की कोशिश करेगा वो भी पकड़ा जाएगा, और इनके चेहरों के बारे में अगर जानकारी है तो पकड़ के पुलिस को सूचना दें। चित्रा जी, इस टीवी पर अभी आपके रिपोर्टर चाहे जितनी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके अम्बेसडर ने खुद कतर में कहा है कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, यानी कि बीजेपी के जो प्रवक्ता होते हैं नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है, यानी कि ये मैं आपसे कानपुर दंगों को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आप पहुंच जा रहे हैं नुपुर शर्मा पर। कानपुर में इन 40 चेहरों के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए ना। ये कौन है जावेद खान? ये जावेद खान कौन है जिसका नाम सामने आ रहा है? हमें बहुत ज्यादा नहीं मालूम है जावेद खान के बारे में। मैं बता देती हूँ, ये AIMM का कानपुर में संस्थापक सदस्य है। आपको नहीं जानकारी है तो हो सकता, पता नहीं कैसे नेता है आप MIM के। मैं ये नहीं जानता हूँ कि जावेद कौन है। हो सकता है बहुत सारे कार्यकर्ता है, हो सकता है उसमें कोई नाम हो, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ जावेद खान को। और जहाँ तक इसकी बात है कि मैडम सुन लीजिए, अगर जहर की खेती होगी तो उसमें जहर ही उगेगा। जब RSS, बीजेपी और संघ परिवार ने देश में जहर बोना शुरू किया, उसकी फसल उगी। वो फसल है नुपुर शर्मा, वो फसल है नवीन जिंदल, और उन्हीं की वजह से आज कतर में जाके हमारे एम्बेसडर को क्या कहना पड़ रहा है कि ये फ्रिंज एलिमेंट है। सरकार ने, बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी। नहीं सुनिए, अभी और क्या चाहते हैं आप लोग? और क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हो उनके खिलाफ? ये बीजेपी, मेरी बात सुनिए, अगर बीजेपी का कार्यकर्ता डाका मारेगा, डकैती करेगा, तो उसको क्या पार्टी से निकाल दिया जाएगा सिर्फ, और उसको डकैती में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसे सजा नहीं दी जाएगी? ये कोई सजा हुई पार्टी से निकाल देना। वैसे तो आपकी बीजेपी में सारे फ्रिंज एलिमेंट भरे हुए हैं, जैसा कि कतर में राजदूत, भारत के राजदूत ने कहा। और ये शर्म की बात है कि जब वो ऐसी कह रहे थे, जब डॉक्टर मन्नान कह रहे थे, तब आपने नुपुर पर एक्शन नहीं लिया, तब नवीन जिंदल पे आपने एक्शन नहीं लिया। और जब कतर में आपके राजदूत को तलब किया, हमारे राजदूत को, जब ईरान ने हमारे राजदूत को तलब किया, तब आपने एक्शन लिया। ये शर्म की बात है। 7 करोड़ आबादी की आप बात नहीं सुनते हो। हाँ। और आप जाके जब 7 अन्नपूर्णा जी, जब विदेशों में, इस्लामिक देशों में आवाज उठती है, तब जाकर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, ये उनका दर्द है। जवाब दीजिए इस पर आप। मैं जवाब क्या दूं? इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, इन्हें तो दिखता नहीं है जिसकी वकालत ये लोग कर। इन्होंने किया। आप नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट बोलते हैं, कलेजे पे हाथ रख के देखो कि तुम लोग हो कौन। फ्रिंज एलिमेंट बेसिकली है कौन? तुम्हारे जुम्मे की नमाज के बाद जो है, जुम्मे का दिन तुमने आतंकवाद का दिवस बना दिया है। इतिहास गवाह नोवा खाली की घटना हो, या केरल की घटना हो, या जम्मू कश्मीर का कत्लेआम हो हिंदुओं का, ये सारे के सारे जो है तकरीरें दी जाती हैं जुम्मे के दिन नमाज के बाद। और तुम्ही जैसे लोग देते हैं, तुम्ही जैसे जो है ठेकेदार जो है, तुम्हें दर्द और किसी का नहीं दिखता। अब भी तुम शांत नहीं हो। नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा? नुपुर शर्मा ने एक्शन का रिएक्शन दिया। जब तुम हमारे भगवान शंकर और हमारे भगवान के बारे में बोलोगे तो पहले तुम अपने अंदर झांको ना, अपने अंदर झांको। अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद है? चिन्हित करके सारे पत्थर। और दूसरी साध्वी अन्नपूर्णा जी, अगर किसी ने गलत बयानी की है तो उसके बयान को आप सही नहीं ठहरा सकती हैं। वो गलत बयान था, है और रहेगा, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन गौर से जरा इन चेहरों को देखे जाने की जरूरत है, और इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो इसको भी समझे जाने की जरूरत है। और इसी सवाल के साथ सीधे अब मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? इन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सुमैया राणा। देखिए चित्रा जी, दिस इज टोटल अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, जो भी घटना जुमे के दिन कानपुर में हुई और जिसके लिए अक्यूज्ड उस हाशमी को बताया जा रहा है, जिसने 3 दिन पहले से पर्चे बांटे हुए थे ये घटना को अंजाम देने के लिए या इस प्रोटेस्ट के लिए कह लीजिए आप, तो उसको नजरबंद क्यों नहीं किया गया? और सुमैया राणा को नजरबंद क्यों कर दिया गया था पीएसी और हथगोले और आंसू गैस के गोले लेकर के एक महिला को? जबकि मेरी तो कोई कॉल नहीं थी, मेरी कोई कॉमन कॉल नहीं थी कि हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाएं या दुकानें बंद करा दें। तो देखिए, गवर्नमेंट, शासन प्रशासन का जो फेल्यूर है उसको मानना पड़ेगा। जितनी जिम्मेदार उपद्रवी हैं उतना ही जिम्मेदार प्रशासन है और उतना ही जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, क्योंकि बात कहाँ से शुरू हुई और उसका रोष पूरी देश में फैला और उसका ये एक्शन का रिएक्शन हुआ। लेकिन फेल्यूर तो गवर्नमेंट का है। तो जब 3 दिन पहले से पर्चे बट रहे थे, आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? उसको हाउस अरेस्ट क्यों नहीं किया?
तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती थी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार हो जहां पे दो समुदाय आमने सामने हो और फिर हम उस पे राजनीतिक रोटी सेके, और जो आज हो रहा है हर टीवी चैनल्स पे बैठ के किसी एक वर्ग विशेष, गवर्नमेंट चाहती है तो वर्ग विशेष के लोग घर से निकल आते हैं। सरकार चाहती है कि ये लोग घर से निकलें, हाथों में पत्थर लें, छतों पर पत्थर इकट्ठा करें, पेट्रोल पंप से जाकर बोतलों में पेट्रोल भरवाएं और उसके बाद पेट्रोल पंप फेंकें। सरकार यही चाहती है और ये उसका समर्थन करने के लिए निकल आते हैं। सुमैया, लोकल इंटेलिजेंस को मेरी एक अकेले की खबर हो सकती है, उन पर्चों की खबर नहीं हुई जो सार्वजनिक बट रहे थे कानपुर में। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? कार्रवाई क्या होनी चाहिए इन 40 लोगों के खिलाफ? बेनकाब है ना ये चेहरे, और अगर इन्होंने सार्वजनिक तौर पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाई है, वो भी कानपुर में एक ऐसे दिन जब देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी होती है वहां पर, जब देश के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद रहते हैं, उस समय ये लोग इस तरह की हिमाकत करते हैं। पेट्रोल बम का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? क्या करना चाहते थे ये लोग वहां पर? बिल्कुल, मैं बोलूं चित्रा जी? बोलिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, और जो भी इसमें अक्यूज पाए जाते हैं जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है और पूरे देश को शर्मसार किया है, यकीनी तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहां तक आप संपत्ति को नुकसान की बात कर रही हैं और बुलडोजर शायद उसके ऊपर आप आना चाह रही थी, लेकिन समझना ये होगा कि एक आशियाने में सिर्फ वो अक्यूज व्यक्ति नहीं रहता है, उसके बाल बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सब रहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इस पर आपत्ति है कि ये बुलडोजिंग जो होती है ये सही नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं सजा के जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए जो जिसने ये काम किया। ठीक है, आपको लगता है कि जिस व्यक्ति ने ये काम किया है सिर्फ उसी के खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन अगर परिवार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आए, क्योंकि यहाँ पर हयात हाशमी के मोबाइल से जो जानकारी मिली है उसकी पत्नी भी इन्वॉल्व है और ये लोग मेन एक्यूज है इस पूरे मामले में, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए मैं आपसे पूछूंगी। साध्वी प्राची भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साध्वी प्राची जी, खोलकर आप नुपुर शर्मा का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उस बयान का तो समर्थन नहीं किया जा सकता ना जिससे भारत सरकार ने भी किनारा कर लिया है। बयान तो गलत है। देखिए चित्रा जी, कतर केवल 29 लाख की आबादी का देश है और हिंदू देवी देवताओं की जो पेंटिंग बनाने वाला हुसैन, आप सब जानते, पूरा विश्व जानता है। कतर ने इस हुसैन को दी थी ना नागरिकता, किस आधार पर नागरिकता दी थी भाई? हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले हुसैन को वो नागरिकता दे देते हैं। जाकिर हुसैन को सबने देखा, मलेशिया ने शरण दे दी, जो हिंदुस्तान के विरोध में काम करते हैं, जो हिंदू धर्म के विरोध में बोलते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं। कतर भी उसको शरण देता है, मलेशिया भी शरण देता है, और जब बात कोई अपमान नहीं किया, अगर देखा जाए नूपुर ने कोई अपमान नहीं किया। जब उनको तो इतना भारत सरकार उकसाया गया, फिर आप भारत सरकार बार बार, तो वो क्या कहती? हमारे शिवलिंग को फवारा फवारा क्यों चिल्लाया गया भाई? जरा बताइए तो सही। शिवलिंग वाला मामला तो कोर्ट में है ना अभी, साध्वी प्राची जी? कोर्ट में है, लेकिन बात ठीक है चित्रा जी, मैं इस बात से सहमत हूँ, कोर्ट का सम्मान भी करती हूँ, लेकिन जो वहां पर खुदाई के दौरान जो हमारे साक्ष्य निकले हैं उसको क्या नकार देंगे हम? ठीक है, ठीक है, क्या ये देश नकार सकता है? ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, सीधे आपके पास आते हुए, नुपुर शर्मा ने जो कहा उसकी सजा उनको मिल गई, उनके बयान को कतई ठीक नहीं ठहराया जा सकता है और इसी वजह से पार्टी ने उसे किनारा कर लिया है। लेकिन जो बातें यहां पर साध्वी प्राची की ओर से भी की जा रही हैं, अगर एक धर्म के जो बड़े लोग हैं उनका पालन होना चाहिए तो दूसरे भी धर्म का उतना ही सम्मान होना चाहिए ना। और खासतौर से कानपुर से जो तस्वीरें सामने, एक बार दिखाइए 39 शहरों को, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। एक धर्म के लिए नियम अलग, दूसरे धर्म के लिए नियम अलग, ये कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने कई बार टीवी पर भावनाएं आहत है उनकी भी, क्यों कहा गया उनके शिवलिंग को फव्वारा? सुन लीजिए। देखिए, हमने शिवलिंग को फव्वारा नहीं कहा, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट के आदेश पर वहां जो है उसको फ्रीज किया गया। इन्होंने खुद कहा है कि वो शिवलिंग है, हमने तो नहीं कहा, हम तो पहले से उसको फव्वारा कहते आए हैं। अगर हम उसको फव्वारा कह रहे हैं, दावा तो ये कर रहे हैं, हमने तो दावा नहीं किया।
दावा ये कर रहे हैं, और दावा करने के बाद बाबा आगे ये भी इन्होंने ही कहा। हम उसको ये थोड़े कहना शुरू कर दें कि नहीं ठीक है बाबा आगे या ये शिवलिंग है, हम तो फवारा ही कहेंगे, चूंकि फवारा है। उस फवारे को आखिरी बार चलते हुए किसी ने देखा नहीं है। सुनिए, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी के आस्था आहत होती है। दूसरी बात, ये जो कानपुर की घटना है, देखिए जब भी कोई घटना होती है चित्रा दी, ये आप समझिए अच्छी तरह, जब भी कोई घटना होती है तो उसके जड़ में पहुंचा जाता है। ये घटना होने का कारण क्या है, क्यों ये घटना घटी, क्यों इस तरह का मामला हुआ। जब हम देखते हैं कि वहां जो कॉल हुई थी या वो वापस हुई, वो कॉल क्यों हुई थी, क्योंकि मां आयशा के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गलत बातें नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने कही, उस पर वो कॉल हुई थी। ये भी आपको मानना जानना पड़ेगा। लेकिन वो कॉल वापस हुई नहीं हुई, उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं इसके साथ खड़ा नहीं हूं कि जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंके जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं, सुन लीजिए पेट्रोल नहीं, एक सेकंड सुनिए ना सर, एक सेकंड सुनिए ना सर। नुपुर शर्मा का बयान कतई गलत है, उसके साथ स्टैंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या रिएक्शन पूरे कानपुर को दहलाने की साजिश रची जाएगी जब पीएम और राष्ट्रपति वहां पर हों? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। वहां पर ये कौन से उपद्रवी तत्व हैं मुझे जो पेट्रोल बम बनाते हैं और उसके बाद लोगों पर फेंकते हैं? पुलिस वालों के ऊपर कैसे पत्थरबाजी, इन लोगों की हिम्मत कैसे होती है कि यूनिफॉर्म में अगर पुलिस वाले हैं तो उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं? जवाब तो देने दीजिए। देखिए, जो आदमी घटना करता है, किसी घटना में लिप्त पाया जाता है, कानून अपना काम करेगा, वो तो कानून का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय। लेकिन क्यों हो रही है? कानून तो अपना काम कर रहा है ना। 40 शहरों को बेनकाब किया गया, फिर कहा जा रहा है खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए आपको याद होगा, आपने खबर देखी होगी, एक लड़के ने शिवलिंग के साथ अपमानजनक बात की थी लीची का आकार बताकर, उसको तुरंत पकड़ा गया, तुरंत जेल में डाल दिया गया। नुपुर शर्मा ने आज से 20-25 दिन पहले यह बयान दिया था, आज तक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? ये क्या दोहरा मापदंड नहीं है? ये क्या सोचने की बात नहीं है? मैं साजिद रशीदी इस बात के लिए बार बार कहता हूं कि ऐसा कानून देश में होना चाहिए, जो भी आदमी किसी आस्था को चोट पहुंचाना चाहे, किसी की आस्था को, उसको तुरंत जेल में डालो और इतनी सख्त सजा दो ताकि वो दूसरी बार या दूसरा कोई आदमी इस तरह। यहां साध्वी प्राची बैठी हुई है और अपूर्णा जी बैठी हुई, बाकायदा समर्थन कर रही है उनका। जवाब दीजिए। सरकार के खिलाफ होकर समर्थन कर रही है, ये कितनी बड़ी बात है? आप इस पर बोलना नहीं चाहते? 29 लाख की आबादी वाला देश नुपुर को धमकी दे रहा है। अरे उसने हुसैन को क्यों शरण दी, जरा बताओ रसीदी, चैनल पे बैठ करके। भाई पूरा देश जानता है हुसैन ने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया कि नहीं किया। चित्रा जी जरा पूछो, कितनी अगर फिदा हुसैन ने अपमान किया है तो उनकी जिंदगी कहां गुजरी है पता है आपको? कहां गुजरी है? देश निकाला दे दिया गया था उनको, उनकी मौत कहां हुई है आपको पता है? आप लोग पढ़ के तो आते नहीं हो, जानकारी आप लोगों को पूरी होती नहीं है। जो चाहे मुसलमान के खिलाफ बोलना है। अरे फिदा हुसैन को तो देश निकाला दे दिया गया था, उनकी मौत भी देश से बाहर हुई है। आप कहां की बात कर रही हो? फिदा हुसैन को लेकर आ रही हो। उसको सजा मिल गई क्या? फिर किरदार तक पहुंच गए, वो चले गए। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए, चूंकि साध्वी जी आपकी आवाज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं आ रही है, उसको मैं तुरंत दुरुस्त करवाती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, सीधे आपके पास आते हुए, कानपुर में जो उपद्रवी हैं उनके चेहरे बेनकाब हुए हैं, एक एक करके वो 40 चेहरे इस वक्त देश के सामने हम रख रहे हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रचते हैं? चित्रा जी, जो दंगाई दिल्ली से लेकर के कानपुर तक बैठे हैं, उन सारे के सारे दंगाइयों पर एक मुश्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन राष्ट्रपति हैं वहां प्रधानमंत्री जी हैं वहां पर, उस दिन जो है पेट्रोल पंप से अगर बोतल में पेट्रोल लिया जा रहा है तो एलआईयू क्या वहां अंडे छील रही थी? क्या लोकल प्रशासन और योगी सरकार के जो तमाम अमला था और योगी सरकार थी वो क्या कर रही थी वहां पर? ये कोई बताएगा हमें? पत्थर इकट्ठे हो रहे थे, कैसे हो रहे थे, कोई बताएगा हमें? नुपुर शर्मा दिल्ली में बैठ करके दंगा फैलाती है, और कानपुर में जिस आदमी ने बंद की कॉल दी थी, योगी सरकार ने क्या उससे बात की थी कि भाई उस दिन प्रधानमंत्री जी हैं, उस दिन क्या नाम राष्ट्रपति जी हैं, इतना वीआईपी मूवमेंट है, आप बंद किसी और दिन रख लेना? ये किसी ने बात की? किसी सरकार के किसी कारकुन ने बात की किसी से? नहीं की। क्यों? क्योंकि अभिमानी सरकार अपमान करने पे तुली हुई है देश के संविधान का। और जब एक कतर जैसे छोटे देश ने आईना दिखाया है तो आज उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। और कतर तो छोड़िए चित्रा जी, हमें शर्म आ रही है
कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार हमें आईना दिखा रही। तालिबान, वो तालिबान जो खुद आतंकवाद की जननी है, वो भारत सरकार को नसीहत दे रहा है। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की जहरीली सोच की वजह से। भारत को शर्मिंदा, भाई भारत को शर्मिंदा हो, भारतीय जनता पार्टी की जहरीली सोच शर्मिंदा हो, भारतीय जनता पार्टी के जहरीले नेता शर्मिंदा हो। आपके नेता कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी कि दुनिया भर में बीजेपी की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ये ओआईसी के 27 देश क्या दुनिया है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं क्या दुनिया है? क्या दुनिया इसके बाहर नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आप अमेरिका को दुनिया नहीं मानती, आप क्या नाम ऑस्ट्रेलिया को दुनिया नहीं मानती, आप कनाडा को दुनिया नहीं मानती, फ्रांस को दुनिया नहीं मानती, इटली को दुनिया, फ्रांस क्या नाम इंग्लैंड को दुनिया नहीं मानती, 27 मुल्कों के साथ पूरी यूरोपियन यूनियन की आप बात कीजिए, जहां जयशंकर जी एक अच्छा जवाब देके आए थे, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी पहले जवाब दिया था। भारत सरकार ने तो ओआईसी को जवाब दिया है ना कि सेकुलर कंट्री पर जिस तरह का दाग लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। जवाब भी तो दिया गया है भारत सरकार की ओर से। भारत सरकार ने, और हम लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए क्यों बैठे रहते हैं दुनिया भर के मुल्कों से? एक देश के तौर पर क्या हिंदुस्तान को दुनिया भर के मुल्कों के सर्टिफिकेट की जरूरत है? सुरेंद्र राजपूत जी, घर के भीतर की चीजें क्या घर के भीतर नहीं सुलझाई जा सकती हैं? हम इतने ज्यादा उछलने क्यों लगते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 170 मुल्कों में घूमते फिरते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहां से कभी अमेरिका से सर्टिफिकेट लाते हैं, कभी टाइम मैगजीन से सर्टिफिकेट लाते हैं, कभी फ्रांस से सर्टिफिकेट लाते हैं, और कभी तो इमरान खान से सर्टिफिकेट लाते हैं बगल में। चित्रा जी, आप तो स्वयं उसकी डिबेट किए हो, इमरान खान से सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं। सच बात ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सर्टिफिकेट बटोरू पार्टी है, और भारत देश शर्मिंदा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी शर्मिंदा है, भारतीय जनता पार्टी की जहरीली सोच शर्मिंदा है। और भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड किया, लेकिन देश की सरकार ने अभी तक उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की, और अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर इस तरीके की बातें फिर सोशल मीडिया के जरिए वो चीजें फैलती हुई चली जाती हैं, फिर बकायदा ओआईसी की ओर से बयान सामने आता है। क्या हिंदुस्तान के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी? मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि भारत सरकार और भारत देश को ना शर्मिंदा होने की जरूरत है और ना ही किसी साजिश के चक्कर में पड़ने की जरूरत है। आपके नेता राहुल गांधी जी का ट्वीट सामने आया है। जब आप, चित्रा जी, आप इतनी मशहूर एंकर हैं, प्रस्तोता है, दुनिया भर में सुनी जाती हैं, हम तो छोटे से, हम तो आपकी बात से, आपकी आवाज से डर जाते हैं। कम से कम जवाब दिया कीजिए ना। आप हमको बताइए कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की जहरीली सोच के खिलाफ किया या भारत के खिलाफ? भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो जहरीली सोच है, जो नफरत की खेती पैदा कर रही है, जो नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे आदमी को पैदा कर रही है, जिनकी वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में सर झुकाने की मजबूरी पड़ रही है। और मैं आपको लेकर आना चाहूंगी, सुरेंद्र राजपूत ने जो बातें कही है उस पर जवाब दीजिए आप। उनकी कुछ बातें तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, वो ऐसे पार्टी का नेतृत्व करते हैं जिनके नेता जाके सबसे पहले इस देश की संरचना, इस देश का जो मूलभूत स्वरूप है कि वो हम एक नेशन है, एज अ नेशन थ्योरी को ही नकार देते हैं। वो कहते हैं कि भारत तो देश है ही नहीं। आपको यूनियन मैं बीच में मैं नहीं बोल रहा, मैं क्षमा के साथ एक बात खाली, मैं भी क्षमा के साथ बोलती हूँ। आप संविधान पढ़ लीजिए, संविधान में लिखा है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, और मैं आपको समझ में आए तो चित्रा त्रिपाठी जी से पूछ लीजिए। तब भारत पे कोई किसी तरह की परेशानी, शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। जब कश्मीर में जेनोसाइड होता है हिंदुओं का तो शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। जब इमरजेंसी लगा के भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तब बिल्कुल भारत शर्मिंदा नहीं होता। जब 1986 में सिखों का जेनोसाइड होता है तो भारत शर्मिंदा नहीं होता। जब उसकी वकालत की जाती है तो भी शर्मिंदा नहीं होता। शर्मिंदा सिर्फ तब होता है जब भारत के इंटरनल मैटर्स में, अंदरूनी मामलों में बाहर का कोई देश अगर दखल देता है तो उसको बजाय इसके कि इसकी राजनीति छोड़ देश के साथ खड़ा हुआ जाए, लेकिन ये खड़े होते हैं उन सारे लोगों के साथ, उन सारे सड़तन से जुदा वाले लोगों के साथ जिनके लिए पार्टी का निर्णय कोई मायने नहीं रखता।
जो प्रवक्ता है उसका माफीनामा कोई मायने नहीं रखता। जब तक धार्मिक भावनाएं भड़काए जाए तब तक कोई बदला नहीं होता। इन्होंने कहा कि वहां पे नुपुर शर्मा ने दंगे भड़काए और इस वजह से। आपने चित्रा जी एक बात नोटिस की, इन्होंने अभी जितने सारे प्रवक्ता और जो लोग भी नुमाइंदे थे वो बोल रहे थे, उन्होंने किसी ने भी दंगे की निंदा की क्या? ओवैसी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये वही यू रिस्पॉन्ड लेटर, आई मीन आफ्टर मी, नॉट नाउ। हाँ नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। ये ओवैसी जी जो हैं, जो दिल्ली दंगे को भी प्री प्लान जेनोसाइड बता रहे थे, ये अपने भाई की बात को क्यों नहीं? आपने सुना है कभी उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के उस मामले में जहां पे उन्होंने माता कौशल्या पे एक भद्दी टिप्पणी की थी और कहा था कि भाग्य लक्ष्मी एक हराम औरत है, ऐसी बातें करी थी, उस पे कभी भी उनके कोई भी वक्तव्य सुना उन्होंने? कभी भी गिरफ्तारी की बात की? सुरेंद्र दास जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। साजिद रशीदी उसके पहले, उसके बाद में राजू दास जी, फौरन आपके पास आऊंगी। राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, फौरन में आ रही हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपमान क्यों है? हिंदुओं का अपमान कोई मायने नहीं रखता। ठीक है। चित्रा जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसको अंतरिम मामला कह रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, माँ आयशा की शान में गुस्ताखी है, और यहाँ का मुसलमान और ओवैसी का मुसलमान या अरब दुनिया का मुसलमान को अलग नहीं है। हम एक खुदा को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, एक कुरान को मानते हैं। अगर माँ आयशा के बारे में कहा जाएगा तो अरब दुनिया में भी उसका असर होगा, यहाँ भी असर होगा। हम ओवैसी के साथ इसके अलावा किसी मैटर पर नहीं है, लेकिन अगर ओवैसी माँ आयशा के बारे में बोलता है तो हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी के साथ खड़ा मिलेगा आपको? क्यों नहीं मिलेगा? माँ आयशा की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। इसको अंतरिम मामला मत कहिए, अंतरिम मामला कहकर इसकी गंभीरता को कम करने की कोशिश की जा रही है। वो इस्लामिक मुल्क है, सिर्फ इस्लाम ही चलता है वहां पर। नहीं, इस्लाम वो सेकुलर का पार्ट वहां नबी के बारे में जो बात कही गई है, एक सेकंड, अंतरिम मामला मत कहिए उसको। सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ रहते हैं? आप कम और ज्यादा को छोड़ दीजिए। मुसलमान चाहे एक हो, मुसलमान चाहे हजार हो या लाख करोड़ हो, वो एक ही वो नबी को मानता है कि नहीं मानता है? वो माँ आयशा को मानता है कि नहीं मानता है? साजिश तो नहीं रची जाएगी ना इसकी आड़ में? साजिश गलत है। साजिश को कौन मना कर रहा है? साजिश को हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ओवैसी को जो घेरने की कोशिश की जा रही है इस बात को लेकर, और इस मामले की गंभीरता को कम नहीं कर सकते आप। ओवैसी ने जो कहा है इस मामले की गंभीरता को समझिए। फिर इसकी आड़ में ईरान, कतर, अवैस ने जो कहा है, नहीं छोड़िए चेहरे को, आप जेल में डालिए इनको। नुपुर शर्मा को जेल में क्यों नहीं डाला गया? नुपुर शर्मा को जेल में क्यों नहीं डाला गया? नवीन जिंदल को जेल में क्यों नहीं डाला गया? असल मामला उनकी वजह से हुआ। माफी मांगी, उससे संतुष्ट नहीं है आप? माफी कब मांगी है? माफी आज मांगी है? आज कहाँ मांगी है? बयान कब दिया था? आज कहाँ मांगी है? कब दिया था बयान? ही मांगी है ना माफी, कल मांगी, ये परसों मांगी है। जब उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जब पार्टी से निकाल दिया गया तब मांगी ना। उसके पहले जेल में क्यों नहीं डाला गया? उसको आज भी जेल में नहीं डाला गया और इनको जेल में डाल दिया गया। उनको छोड़ दिया, जिनकी वजह से झगड़ा हुआ। नुपुर शर्मा असल कारण, उनको छोड़ दिया, असल कारण नुपुर शर्मा, असल कारण नुपुर शर्मा, असल कारण नुपुर शर्मा है कि नहीं? वहां पर नुपुर शर्मा, असल कारण नुपुर शर्मा है कि नहीं? आप बताइए, आपको कैसे पता? असल नहीं, असल कारण नुपुर शर्मा है कि नहीं? आप बता दीजिए। नुपुर शर्मा माँ आयशा के बारे में गलत नहीं बोलती तो ये झगड़ा नहीं होता, ये दंगा नहीं होता। जानकारी कैसे है कि कानपुर में जो दंगे भड़के, पुलिस के ऊपर जो पत्थरबाजी की गई, पेट्रोल बम जो फेंके गए हैं, उसके पीछे नुपुर शर्मा का बयान है? कैसे पता आपको? आप ही ने तो बताया, आप ही ने तो बताया अभी कि वहां पहले कॉल दी गई इकट्ठा होने के लिए। सारी टीवी रिपोर्ट कर रहे हैं उसको। जफर हाशमी जिसका नाम लिया जा रहा है कि उसने बाकायदा कॉल की है, कॉल भी यही कहकर की ना कि माँ आयशा के बारे में गलत कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कहा गया, यही तो कॉल थी। इसके अलावा कौन सी कॉल थी मुझे बताइए आप? इस बात का जिक्र कहाँ होता है? हर जगह, हर टीवी चैनल पे, हर टीवी चैनल पे उसका जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है, हर टीवी चैनल ने, आपने पढ़ा हर है? टीवी चैनल ने इस बात को इंडोर्स किया है कि जफर हाशमी को, सुनिए, ईमन जफर हाशमी के बारे में यह भी कहा गया कि डीजीपी से भी उसकी मुलाकात हुई,
डीजीपी ने उसको कहा कि भाई ऐसा मत कीजिए। जफर हाशमी ने अपनी कॉल को वापस लिया। ये भी हमने सुना, उनकी बीवी ने कहा टीवी पर आकर, उनकी बहन ने कहा, लेकिन कॉल जो है मां आयशा के बारे में थी। MIM का जो जावेद खान, कॉल मां आयशा के बारे में थी, कॉल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे जला में देंगे थी। देश को। अगर नुपुर शर्मा बयान नहीं जला देती, देंगे साजिद क्यों रशीदी दिया देश बयान को, नुपुर शर्मा ने? जला देंगे देश क्यों को, दिया बयान? जला उसको दिया जेल जाएगा में देश सरकार को। ने क्यों नहीं डाला? पेट्रोल बम फेंका सरकार जाएगा ने जेल में क्यों नहीं डाला? इसकी आड़ में न जाने क्या मंशा है शिवलिंग लोगों पर की, बात करने इसकी पर आड़ में न एक जाने क्या लड़के को मंशा है जेल हो लोगों जाती की। है, तो नुपुर शर्मा को जेल क्यों नहीं हुई? इसका चलिए, जवाब है आपके पास? जवाब दीजिए इसका जवाब वो है कह आपके रहे हैं पास? कि जेल क्यों किसी नहीं के भेजा पास जा इसका रहा जवाब है नहीं ठीक है, है। राजदास एक जी। लड़के को शिवलिंग पर बोलने के बारे में जेल हो जाती है, और यहाँ मां आयशा को गलत सच बोल रहे हैं आप, और जेल नहीं होती। राजदास जी शांत हो वो जाओ, कह रहे हैं अपनी कि जेल आवाज से डाउन कम करो, मंजूर नहीं है। डाउन करो, डाउन करो, डाउन करो। दीदी मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। बहुत देरों के बाद आपने मुझको बोलने का मौका दिया। देखिए यह डिबेट है, डिबेट को देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से रशीदी जी का भाव भाषा, यह बहुत ही आने वाले दिनों के लिए गंभीरता की ओर ले जाने वाली है। रही नुपुर शर्मा जी की बात, तो नुपुर शर्मा जी ने किस परिस्थिति में यह भाव यह भाषा बोली। आप जो देश की सारी मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, आपका आवभाव नहीं देश देख रहा है, सारी दुनिया नहीं देख रही आपका आवभाव। सारी मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढते फिर रहे हैं आप, आतंकवादी सारी मस्जिदों को टारगेट करते फिर रहे हैं। आपने ताजमहल को भी नहीं छोड़ा, ताजमहल को भी नहीं छोड़ा, आपने कुतुब मीनार को भी नहीं छोड़ा। मर्यादा बनी रहे, मैं जा रहा हूँ, नहीं बैठना आपके यहाँ, मैं जा रहा हूँ। देश नहीं देख रहा है। ऐसे आतंकवादियों की बात कर रहे हो जिसने अभी क्या कहा है पता है आपको? ये लीजिए, बहुत बड़ी बात उसने कहा दिया। इन लोगों को तो इतनी तमीज नहीं है कि टीवी पर बैठकर हम क्या बोले, इसके बारे में क्या कहें। आपने क्या कहा? मैं आतंकवादी हूँ इनकी नजर में? मैं इनकी नजर में आतंकवादी हूँ और मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ? ये तो देश की इंटेलिजेंस पर सवाल है, देश की सरकार पर सवाल है कि एक आतंकवादी आज तक के स्टूडियो में बैठा हुआ है और सरकार उसको पकड़ नहीं रही है। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात पर। माफी मांगिए आप माफी मांगिए इस बात पर। कहाँ के मेहनत हैं आप भाई? किसने मेहनत बना दिया आपको? उनकी बात पूरी हो जाए, किसने मेहनत बना दिया आपको? पहले तो ये बताइए, मेहनत का सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आई है? हर किसी मुसलमान को, हर दाढ़ी वाले को जो आतंकवादी कह देंगे आप? शर्म कीजिए। ठीक है, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ मान जी प्लीज। शर्म नहीं आती? हम मेन मुद्दे पर आए, बजाय इसके कि एक दूसरे को आतंकवादी कहें। हम मेन मुद्दे पर आए। आप एक बार तो कहिए कि आतंकवादी नहीं कहा जा सकता किसी को। नहीं, वो गलत है, बोलने गलत का है। मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए, बोलने का मौका। चित्रा जी, जिस प्रकार हो रहा है, जिस प्रकार से संविधान की बात मानने की है, अरे तीनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक बार राजू दास जी की बात हो जाने दीजिए। राजू दास जी, हमने नुपुर शर्मा जी की बात को सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा नुपुर शर्मा जी की जो वक्तव्य था कहिए उनको जेल में होना चाहिए। एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए प्लीज। बोलिए, नहीं जिस बोलेंगे? प्रकार से नहीं, जिस प्रकार से चित्रा जी, जिस प्रकार से एक धर्मगुरु, वो भी मुस्लिम धर्मगुरु, जिसकी बात देश और दुनिया सुन रही है, वो मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहा है? मुस्लिम धर्मगुरु सीधे न कह रहा है कि पूरी दुनिया का मुसलमान एक है, होना चाहिए। हिंदू मूर्ख गमार है, वो एक मां आयशा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मां आयशा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, देश के आंतरिक मामलों में अगर देश बोलेगा किसी बात को लेकर तो मैं देश के साथ खड़ा हूंगा। कारगिल की जंग में साजिद रशीदी वाहिद आदमी था जिसने सरकार से कहा था कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं। रशीदी साहब प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए, वरना उनकी बात अधूरी रह जाएगी। आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपकी साफ आवाज आ रही है, उनकी आवाज साफ तौर पर नहीं आ रही। एक बार उनकी बात हो जाए। आप कुछ दिखाना चाह रहे थे मान जी? जी, मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि अभी कुछ देर पहले सपा के विपक्ष विधान परिषद के लाल बिहारी जी हैं, उन्होंने सीधे सीधे कमेंट किया है कि लिंग तो हार मास का होता है। ये आरएसएस वाले, ये भाजपा वाले, ये पत्थर में लिंग ढूंढ रहे हैं। आप बताइए कितनी दुख की बात है। अगर हम इस पर कुछ करने की सोचें, ये सरतन से जुदा करने वाले हम लोग नहीं हैं। जेल में क्यों नहीं डाला उसको आपने अभी तक? आपकी सरकार ने फिर बोलना शुरू कर दिया। आपकी सरकार ने जेल में क्यों नहीं डाला उनको अभी तक? डालिए जेल में, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तभी मैं आपको आतंकवादी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, डालिए जेल में सपा नेता को। आतंकवादी आपको बोलता हूँ, जिसने ये बयान दिया है जेल में डालिए उसको। तभी तो योगी सरकार ने क्यों छोड़ रखा है उसको? बोलने का अवसर आप ही बोलोगे? नहीं, आप ही बोलोगे। जेल में डालिए ना उसको।
आप तर्क ऐसा दीजिए ना कि सरकार से अलग हो। कम से कम सुन लीजिए कि कौन सा ऐसा नेता है जो इस तरह की बातें कह रहा है। नाम क्या बताया आपने राजूदास जी, कौन सा नेता है? लाल बिहारी यादव जी हैं, जिन्होंने अभी इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण वक्तव्य दिया है। अभी तक सपा का कोई कमेंट नहीं आया और इस पर कोई बोला नहीं दिया है। अपनी बात पूरी करने के लिए कितने दुख की बात है दीदी, कितनी दुख की बात है। ये बदतमीजी वाला भाषा, मैंने नुपुर जी का विरोध किया, उनकी भाषा का विरोध किया, लेकिन ये इन नालायकों को मैं पूछना चाहता हूँ जो बताते हैं कि मैं विदेश के साथ है। ठीक है, आप इस्लाम के मानने वाले और भी मुल्क हैं, सारे विश्व का मुसलमान एक साथ रहिए, मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भाषा से आपकी परवरिश का पता चलता है महन जी, आपकी भाषा से आपकी परवरिश का पता चलता है। अच्छा, हाँ, सर्टिफिकेट तुम ही दोगे आतंकवादी। जो आदमी लायक नहीं होता वही दूसरे को नालायक बोलता है। आतंकवादी, अरे आतंकवादी, जो लायक नहीं होता वही नालायक बोलता है। अभी टीवी चैनल पे कह दिया कि हम उन ठीक है, इस तरह के अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हुए आगे बढ़ते हुए सुमैया राणा वो समाजवादी पार्टी के एक नेता का जिक्र कर रहे थे। शिवलिंग पर इस तरह की टिप्पणी का मतलब समझ रही हैं आप? देखिए चित्रा जी, जो यहाँ पे भाषा इस्तेमाल की जा रही है महात्मा जी की तरफ से, वो भी बहुत निंदनीय है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि खुलेआम वो आतंकवादी बोल रहे हैं। तो ये आपके चैनल के लिए बहुत दाव की बात है कि आप किसी आतंकवादी को बैठा के यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको व्यक्तिगत मजम्मत करनी चाहिए थी। मैंने पहले ही मना किया था उनको ऐसा बोलने के लिए। अब आ जाइए यादव जी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, शिवलिंग को लेकर इस तरह की टिप्पणी क्यों की जा रही है? अगर आप अपने आराध्य को लेकर किसी से कुछ नहीं सुनना चाहते हैं तो दूसरे के आराध्य के बारे में इस तरह की टिप्पणी क्यों करते हैं? सफाई चाहिए लाल बिहारी जी के बारे में पूछना चाहता हूं उनसे। 30 सेकंड। सुमैया राणा जी, देखिए चित्रा जी, मेरी जानकारी में अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है आधिकारिक की मुझे इस बात पे मालूमात हो। बाकी जो भी कार्रवाई होगी, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, जिसको बार बार ये कहा जा रहा है कि फव्वारे को लिंग बता के और एक बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं। ये लड़ाई गौरी श्रृंगार की पूजा के मामले से शुरू हुई और सर्वे में एक ऐसी प्रतिमूर्ति मिली जिसको आप लोग लिंग कह रहे हैं, शिवलिंग। तो वहां पे अभी तक फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है। अब कोर्ट के फैसले के बाद ये तय होगा कि फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है या शिवलिंग को फव्वारा बताया जा रहा है। तो हम लोगों की तरफ से ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि हम किसी के अपमान कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो भाषा साध्वी जी बोल रही हैं और यहाँ पर जो भाषा महात्मा जी बोल रहे हैं, वो दोनों आपत्तिजनक है। इस पर बड़े समुदाय की ओर से तो बहुत सारे ऐसे हर तरह के एलिमेंट हर जगह है ना, जिस तरह की टिप्पणी की जाती है और खासतौर से ज्ञानवापी वाले के मामले के बाद वो बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए कि किस तरह की टिप्पणी शिवलिंग को लेकर की गई है। लेकिन इन सब के इतर ओआईसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान जरा सुन लेते हैं, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं। एमआईएम के प्रवक्ता डॉक्टर अब्दुल मनन आपसे जवाब लूंगी। एक बार सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, सर्टिफिकेट कैसे ले रहे हैं दूसरे देशों से, दूसरे मुल्कों से, सुनिए। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में यह मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप। ये विदेशी लोगों का सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी हो जाता है क्या डॉक्टर अब्दुल मनन? लोकतांत्रिक देश है दुनिया, इतनी बड़ी आबादी, देश के भीतर की चीजों पर बाहर के मुल्कों से सर्टिफिकेट लेकर इतने खुश हो जाते हैं आप लोग। चित्रा जी, आप तो बड़ी पढ़ी लिखी आदमी हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात कही वो बहुत सच कही है। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान जब शिकायत करता है मोदी जी आपसे, और हम 10 दिन पहले से कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा पे एक्शन लिया जाए, तब तो कोई अरब देश नहीं बोला था। लेकिन आप हमारी बात नहीं सुनते हो। 20 करोड़ मुसलमानों को आप गिरी नजरों से देखते हो
और सऊदी के मुसलमानों के, गल्फ कंट्री के मुसलमानों ने जब आपके राजदूत को सम्मान दिया तो आपके राजदूत ने खुद कहा कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, यानी कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल फ्रिंज एलिमेंट है। हमने नहीं कहा, ये भारत के राजदूत ने सफाई दिया है कतर को। और नंबर 2, आज तो डिबेट होना चाहिए था चित्रा जी इस पर कि आप कानपुर पे डिबेट कर रही हो, आपको डिबेट इस पर करना चाहिए कि नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा आज नेतागिरी छोड़कर पत्रकारिता ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है? फिर सलाह दीजिएगा इस तरह का। मैंने तो नहीं बताया आपको नेतागिरी कैसे करनी चाहिए। आप डिबेट डिसाइड करेंगे कि चित्रा त्रिपाठी के शो में किस तरह का डिबेट होगा और इस तरह बेशर्मी भरा। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड मेरी बात सुनिए, ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो इस्लामिक देश है, एक सेकेंड सुनिए, जो इस्लामिक देश है जो सिर्फ इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो सेकुलर इंडिया को पाठ पढ़ा रहे हैं कि यहां पर किस तरह का रूल होना चाहिए। ये अपने आप में समझ रहे हैं आप किस तरह की स्थिति को बताता है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और हमेशा रहेगा। कानपुर हिंसा के जरिए भारत को बदनाम करने की क्या इंटरनेशनल साजिश हुई? आपके जो जवाब हमें मिले हैं, 61% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 39% लोगों का जवाब नहीं में है। अब कानपुर मामले में जो 40 चेहरे बेनकाब हुए हैं, उनको लेकर सरकार की ओर से क्या की जाती है कार्रवाई और इस पूरे मामले में आगे क्या रहता है, मुद्दा इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।